मैं सबसे पहले तो जो हिस्ट्री आईएएस है और जो जिन्होंने मुझे इनविटेशन दी है, धन्यवाद करता हूं। और एक मुझे मौका मिला है और मैं बहुत खुश हूं। सबसे पहले मैं पूछूंगा जो लोग हमसे जुड़े हैं कि हाउ द जोशिस, हौसला कैसा है। और मैं दोनों लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा। मेरी हिंदी जो उत्तर प्रदेश के लोगों की जैसे नहीं होगी, तो इसलिए हमारा हिंदुस्तानी जो हम लैंग्वेज दोनों इस्तेमाल करेंगे। तो बात जो है, देखिए, एक कोई भी है, आपको जिसने माइंड बनाया हुआ है कि मैंने लिटिगेशन में जाना है, मैंने कारपोरेट वर्ल्ड जो लॉ रिलेटेड है, जहां मुझे जुडिशियल सर्विस के लिए है, और लॉ जिस इसका एक क्या है, स्काई इज द लिमिट। और मैं ये कहता हूं जो लोग जुड़े हैं जो इस प्रोफेशन से, जहां इस वक्त जो बच्चे आगे जे लॉ लीगल एजुकेशन लेना चाहते हैं, मैं तो कहता हूं, मैंने कभी भी जो भी मेरे पास लोग आते हैं, मैं स्टार्ट ही कहां से करता हूं कि लॉ की स्टडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जहां स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड जस्टिस स्टेट सब्जेक्ट है, ये इंपोर्ट करने चाहिए फ्रॉम मिडिल से, जो सेकेंडरी एजुकेशन से। और हर वक्त, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, जो लॉ का सभी को पता होना चाहिए। तो अगर नहीं पता है तो डिफेंस नहीं ले सकता कि मुझे पता नहीं, मैंने क्राइम कर लिया, जहां मुझे इस किस्म की नॉलेज नहीं थी, जहां कुछ और गलती कर दी। तो अब जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो पहले, देखिए अभी क्या है, आप पहले एक टाइम पे जो लॉ प्रोफेशन था, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी उसको। तो उस वक्त अब जो क्लैड का एग्जामिनेशन होता है, ऑल इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन होता है, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट बन चुकी है। और ये दुनिया की, वर्ल्ड की, जो हमारे इंडिया में जो हमारे लॉ कॉलेजेस हैं, जो हमारी लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, और नेशनल यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, जहां कहीं भी है, ये एक्सेल कर रही है लीगल नॉलेज में। और इनकी ये सबसे बड़ी बात जो आज हमने नोट की है, वो है कि जो एजुकेशन हो रही है, इट इज नॉट सिंपली एकेडमिक्स, ये बहुत इसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट हो रही है। और खासकर जो भी लॉ यूनिवर्सिटी है, और जो 5 इयर्स कोर्स, जहां 3 इयर्स कोर्स में अभी जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, मूड कोर्ट है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक जो ट्रायल किया, ट्रायल एडवोकेसी, 19 लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी एनएलयू, ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और 2 दिन का और पूरा एक किस्म का ट्रायल। और हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स, जजेस, एडवोकेट, एकेडमिक साइड से जो लॉ यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है, उसमें इन्वॉल्व हुई। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंस। और देखिए, आप हिस्ट्री देख लो अपनी, जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, जो भी फ्रीडम मूवमेंट रहे, जो आज जो पॉलिटिशियन है, लॉ और मैक्सिमम लॉ ग्रेजुएट हैं, एडवोकेट्स हैं, और उनकी इन्वॉल्वमेंट, जो पॉलिटिकल थिंक टैंक जो पॉलिटी में है, जहां जुडिशियल रिलेटेड मैटर्स हैं, जहां लीगल मैटर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, उनमें अक्सर ली जाती है। तो ये देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ, तब भी ये जो थिंक टैंक थे जिन्होंने ड्राफ्ट किया, जो चेयरमैन बने, जे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, तो वो भी एक लॉयर थे, जहां और लोग भी थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंस इस वक्त दी जा रही है। और देखिए, इसकी स्काई इज द लिमिट, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ। लेकिन ये मैं कहूंगा
जे कुछ लोग पूछते हैं कि जनाब जज बनना है, जहां जो भी प्रोफेशन में जाना, तो इसमें दो बातें चाहिए। एक तो आपकी जो माइंड है और आपका एक जोश होना चाहिए। एक आप देखिए, दो बातें हैं जो आप अगर कोई जे बच्चे जो लॉ में हैं इस वक्त वो देखते होंगे, तो दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंस है। वो क्या है? एक तो मैंसेरिया, आपका माइंडसेट, आपका हौसला, आपकी कंसिस्टेंसी। मैंने जुडिशियस ऑफिसर बनना है, जज बनना है, मैंने प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनना है, मैंने लॉ ऑफिसर बनना है, मैंने लिटिगेशन में जाना है। ये अगर आप लोग जब 5 इयर्स कोर्स ज्वाइन करते हो, 3 इयर्स कोर्स ज्वाइन, उस वक्त ही अगर माइंड बना लिया जाए तो उस वक्त वो, क्योंकि ये जो आर्ट के सब्जेक्ट हैं, जैसे आपकी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, या जो सब्जेक्ट जो लीगल स्टडीज के रिलेटेड है, ये इसको आपने स्टूडेंट से ही, और सबसे बड़ी बात है कि आपने अपना माइंड बनाया, फिर एक्ट इस एरिया होगा, फिर आप एक्ट करोगे। तो जब तक आप अपना गोल तय करोगे, इंडस्ट्री करोगे, टाइम फ्रेम ये है, डिपेंड्स अपॉन कब आपको आइडिया आया, कब किसी ने आपको गाइड किया। अगर तो आपको फर्स्ट ईयर से है तो आप अपना नजर बनाए रखो कि लेक्चर क्या होते हैं, क्लास है, टेक्स्ट बुक क्या कहती है, बेयर एक्ट क्या कहते हैं, और जो हमारे जो लॉ कोर्ट्स क्या कहते हैं, जजमेंट्स क्या होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की, या दूसरे सिविल और क्रिमिनल। मैं एक बात जो 7 स्टार में ही बता दूंगा कि सबसे तरीका, जो आपको बहुत से कोचिंग सेंटर्स गाइड कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड नॉलेज जब तक नहीं होगी आपकी जो स्पेसिफिक प्रिसीजन, प्रिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड, स्पेसिफिक आपको आंसर नहीं किसी चीज का है, चाहे आपको सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव होगा तो फिर ऑब्जेक्टिव आप काम कर सकोगे। एक आपको किसी सेक्शन, किसी लॉ के क्लैरिफिकेशन होगी। मैं आप अभी बेयर एक्ट पे आता, लोग कहते हैं जी बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, बच्चे बेयर एक्ट पढ़े, टेक्स्ट बुक पढ़े, या केस लॉ पढ़े। सबसे मैं इंपॉर्टेंट बात करता हूं, तो सबसे पहले एक, अब 3 क्रिमिनल लॉज हैं, हम पहले क्रिमिनल जो हमारी ये लॉज हैं, जैसे है भारतीय न्याय संहिता जो अब आई है, जो इंडियन पिनल कोड होती थी एक टाइम, और उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई को, ये 3 एक्ट हैं, ये हो गए हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट है पहले, अब वो क्या हुआ है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। तो ये 3 एक्ट, या कोई भी सिविल साइड पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, आपको स्पेसिफिकली पढ़ना है। और मैं ये बता दूं, अगर कोई आप सेक्शन पढ़ रहे हैं, मैं एग्जांपल देता हूं थेफ्ट के, तो थेफ्ट की आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो सेक्शन पढ़ोगे तो अच्छा है, उसके साथ टेक्स्ट बुक पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ो। क्यों इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं मैं ये बता दूंगा कि मैं ये अभी थेफ्ट पे ही आते हैं। इसके आपको इंग्रेडिएंट जब तक नहीं आएंगे तो आपके पास कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जैसे आज जो पेपर आते हैं, जो मेन पेपर जो होंगे आपके, वो ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स होंगी, सॉल्यूशन होगा। जब तक आपको सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं होगी तब तक वो जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम डाली है, जिसको आपने कोई भी सिचुएशन डाली है, वो तब आपको आएगी जब आप उसको, आपके इंग्रेडिएंट्स पता होंगे। एग्जाम्पल मेरे पास बहुत है, क्योंकि टाइम बहुत है, मैं थोड़ा थोड़ी बात करूंगा। और एक और है, एक तो इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स कहां आएंगे, बेयर एक्ट पढ़ो, फिर आप आ जाओ टेक्स्ट बुक पे कि पर्टिकुलर सेक्शन जो मैंने थेफ्ट की है, एग्जांपल दी है, इसमें इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो फिर इंग्रेडिएंट्स पढ़ के
फिर आप उसके साथ आप देखना एक्सप्लेनेशन होंगी, इलिस्ट्रेशन होती है कई सेक्शन के साथ, जैसे थेफ्ट के साथ भी है। फिर क्या है, आप उस पर केस लॉ पढ़ो, फिर उस पर केस लॉ पढ़ो, क्योंकि सीधे क्वेश्चन कोई नहीं आएंगे ऐसे टाइप के कि आपको बोलेंगे थेफ्ट, तो आप थ्योरियां लिखते रहोगे, थ्योरी में लिखते रहोगे, अपनी बातें करते रहोगे, ऐसे टाइप के कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, मैं ये करता हूं, सबसे आज 3 किस्म के टेस्ट होंगे जब कोई जुडिशियल सर्विस होगी, या कोई भी लीगल स्टडी, या कोई भी एग्जाम होता है आजकल। एक तो जो गस्टर लेवल का होगा, जैसे ये जुडिशियल सर्विस का है, लीगल जो आपके लॉ ऑफिसर्स हैं, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं, तो उसमें क्या होगा, पहले प्रिलिमिनरी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो जो वैकेंसीज होती है कम होती है, वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पहले लेते हैं। प्रिलिमिनरी क्यों लेते हैं, मैं ये भी, क्योंकि थोड़ा सा नैरो डाउन, थोड़ा सा लोग कम हो जाए, उनकी जो नॉलेज है, जो लीगल नॉलेज, जर्नल नॉलेज, मैं वो भी बताऊंगा कि प्रिलिमिनरी में आपको पता है सब्जेक्ट को, आपको पता है कि उसमें क्या क्या सिलेबस है, जो प्रिलिमिनरी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप के होंगे, उसमें हम ज्यादा कंसंट्रेट करते हो। आपका जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा उसमें एमसीक्यू, मल्टी जो आपको आंसर क्वेश्चन होंगे, तो उसमें क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन आएगा, उसके नीचे 4 आंसर्स होंगे, तो चारों आंसर आपको एक जैसे लगेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वही उसको कर सकता है, एक को करेक्ट ये है जिसने डीप स्टडी की होगी, जिसको इंग्रेडिएंट्स पर्टिकुलर सेक्शन के पता होंगे। जा अगर हो सकता है, क्योंकि जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस भी आते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस भी होते हैं, आपकी जो टेस्ट होती है, तो जर्नल स्टडीज में करंट अफेयर्स हैं, हिस्टोरिकल हैं, जो भी ज्योग्राफिकल, जो जोलॉजी है, साइंस और आर्ट्स के क्वेश्चन हैं, हर किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी हाँ। और प्रिलिमिनरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि प्रिलिमिनरी आपको पहले क्लियर करोगे तो फिर आप मेंस की तरफ आओगे, तो मेन में भी सिलेबस क्लियर है, जो आपके पास, हाँ डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट है, तो जो पेपर्स हैं कंपल्सरी हैं, ऑप्शनल है। तो आगे हम आ जाते हैं कि, और फिर तीसरा क्या है, जे कम होते जाएंगे लोग, और लास्ट में है वाइवा बोसा, इंटरव्यू। तो मैं अभी प्रिलिमिनरी का आपको आइडिया दूंगा कि प्रिलिमिनरी क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए, और टाइम फ्रेम भी करना चाहिए, देखना है टाइम मैनेजमेंट भी है। एक तो तैयारी की टाइम मैनेजमेंट है, और कब आपने शुरू किया, कब आप तुम कितने टाइम ले रहे हो। एक जब एग्जाम में बैठे हो, प्रिलिमिनरी जो क्वेश्चन है आपके पास, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है जो, तो उसमें आपने देखना है कितने क्वेश्चन है टोटल, कितना टाइम एक, और एक क्वेश्चन को मैं कितना टाइम दूंगा। और सबसे बड़ी बात जो है, देखिए सबसे बड़ी बात मैं बता दूं सब, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, कि आंसर तब आपको आएगा जब यू वुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, चाहे वो प्रिलिमिनरी है या मेन का है। तो आपका आंसर, क्योंकि यहां तो कुछ नहीं होगा, इधर उधर की बातें प्रिलिमिनरी में, मेन में भी जितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो देखना है, उसी के मुताबिक में आपने उसको, ये नहीं है कि 1 मार्क का होगा पेपर, जब 2 का होगा तो आप उसमें ही टाइम लगा दो, टाइम मैनेजमेंट है, उतना ही देना है जितना टाइम जो रिक्वायर्ड है। तो एक टाइम मैनेजमेंट की बात की है, ताकि आप एक पे ही इन्वॉल्व रहेंगे। और कुछ ये भी हमने देखा है, आप जनरल कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं तो पहले को होता है कि जो आपको सॉफ्ट क्वेश्चन लगते हैं कि इनका आंसर मैं अच्छी तरह से दे सकता हूं, और कॉन्फिडेंस है, तो फिर उसको आपने उसको पहले कवर करना चाहिए। और जब भी कोई आपका क्वेश्चन पेपर आंसर देखेगा, क्वेश्चन जो आपने किए हैं, तो देखेगा यार इसने अच्छा किया है। जब ये बात आई तो टाइम भी उतना लगाना है, और आपका आंसर ये स्पेसिफिक होना चाहिए।
चाहे मैं मेन की बात करूं तो उसमें तो स्पेसिफिक होगा ही होगा, किसमें, प्रिलिमिनरी में। तो अभी हम आ जाते हैं मॉक एक्सरसाइज। इसमें मॉक इंटरव्यू की गाइडेंस के लिए आपको बताते हैं जो आपका इंटरव्यू वाइवा बोल सकता है। तो क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं फिर वापस भी आऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ, जो उसमें क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन में जहां यूपीएससी के जहां कहीं भी आपने देखा है इंटरव्यू, आज तो हर जो लीगल स्टडीज जहां कहीं भी हैं, तो जो इंटरव्यू ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है, नॉलेज आपकी टेस्ट हो गई है पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, मेन एग्जामिनेशन में। तो पर्सनालिटी टेस्ट में क्या है, देखिए होता क्या, एक बोर्ड बैठा हुआ है, 8 बंदे बैठे हुए हैं, 5 बंदे बैठे हुए हैं, कुछ बंदे क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है उसके साथ आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए कॉन्फिडेंस से, और दूसरे लोगों को भी आपने बार बार देखना है कि वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ताकि एक एटिकेट भी है। ये एक मैं आपको बता देता हूं, ये एक इंटरव्यू का एक, और जो आप आंसर देते हो, अगर आपको आंसर आता है और स्पेसिफिक आंसर देना है, अगर पॉइंटेड क्वेश्चन है वाइवा बोसा में तो पॉइंटेड आंसर है, स्पेसिफिक ऑर्डर है। अगर कोई वो कहते हैं कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं आप किसी भी कोई सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, फिर आपको ओपिनियन थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ये नहीं है कि आप बीट अबाउट द बुश इधर उधर की बातें करेंगे, नहीं आता है, गो फॉर द नेक्स्ट। सॉरी सर, आई विल रीड इट नाउ सर, गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, लेट मी थिंक ओवर। तो इस वक्त आई एम नॉट रिकॉलिंग, मुझे मेमोरी अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन बड़ा एटिकेट से, कॉन्फिडेंस से। ये जरूरी नहीं है कि वाइवा बोसा में जितने क्वेश्चन आपको पूछे जाएं वो सारे आए। कोई भी बंदा इंटरव्यू में जा रहा है तो कोई भी आंसर पूरे नहीं दे सकता, क्योंकि कोई है ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है। लॉ के जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जनरल नॉलेज भी उसमें पूछी जाती है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट भी करनी, करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो लीगल स्टडीज के रिलेटेड हैं, लीगल मैटर्स के रिलेटेड हैं, तो उसका कोई नहीं है। अगर नहीं है, आता है, सर प्लीज आई विल रीड इट, जो आप टाइम ले लो, फिर आप क्या करो, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। अगर एक इधर उधर की टाइम करोगे तो टाइम फ्रेम जो इंटरव्यू का है वो चला जाएगा, तो आपका एक कॉन्फिडेंस और लिखेगा कि इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, ये सिंसियर नहीं है, और ये सारी चीजें। तो मैं ये अभी इसको रोकता हूं, जहां पे आप अच्छा रहेगा कोई क्वेश्चन आंसर अगर कोई करना चाहता है तो वन कैन आस्क फ्रीली, ठीक है। कोई क्वेश्चन करना चाहता है, कोई आपको पूछना चाहता है, एनीबॉडी, लेट देयर बी अ ब्रेक, ताकि इंटरेक्टिव रहेगा। फिर दोबारा आगे बहुत बातें हैं, टाइम चाहे आपने 1 घंटा दिया है तो बातें बहुत है। तो एनीबॉडी वांट्स टू, हाँ प्लीज, गुड आफ्टरनून, प्लीज इनको शो करो ना उस पे, हु स्पीकिंग, फर्स्ट इंट्रोड्यूस, पहले आपने आप, आई थिंक नीतू है, नीतू, अब अपना करो ना, वीडियो ऑन करो, ऑडियो भी आपका, हाँ प्लीज। किस में कह रहे हो, इसके इंटरव्यू की बात कर रहे हो, इंटरव्यू की बात कर रहे हो वाइवा बोसा की। तो देखिए जो इंटरव्यू है ना, देखो ये आपने एक बात मैं आपको कर दूं बात, कि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन के मार्क्स नहीं होते वाइवा में,
मैं आपको थोड़ा सा, सभी लोग जहां पे हैं, जो हमने पब्लिक सर्विस कमीशन में जहां हमने एक मैकेनिज्म अडॉप्ट किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ताकि और सारे लोगों को पता चलेगा कि क्या मैकेनिज्म होता है एक पब्लिक सर्विस कमीशन अडॉप्ट करता है। होता क्या है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन किया गया, जैसे मैंने पूछा, किसी को 5 क्वेश्चन पूछे, जरूरी नहीं है उसको 5 आए, 2 भी आए, उसका है कि उसने जवाब कैसे दिया, पर्सनैलिटी इधर उधर की बातें तो नहीं की, सिंसियर है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आपको जॉब करनी है, आप नहीं आता स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो आपने इधर उधर और जो दिया है प्रिसीजन से दिया है जवाब। तो क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन को वो एवेल्युएट नहीं किया जाता। सुनिए, हम पहले क्या होता था, एक मैं सभी को बता दूं, पहले वो होते थे हर मेंबर जो इंटरव्यू ले रहा था उसके पास अपने अपने मार्क्स होते थे। समझो 200 मार्क्स हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, तो 5 मेंबर हैं, चेयरमैन भी उसमें है, तो 40 मार्क्स सभी के पास है, ठीक है, 200 टोटल है। तो वैसा अब नहीं है, जो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस ने अडॉप्ट किया है, और मुझे लगता है बाकियों ने भी वही किया। उन्होंने क्या किया कि आप इस स्टूडेंट ने क्या परफॉर्मेंस है, जब पूरा इंटरव्यू हो जाता है तो डिस्कशन होती है अमंग मेंबर्स अंडर द, जो हेड करता है गाइड, जो चेयरमैन। उसके बाद उसको फिर हम एक करते हैं कि ये ए ग्रेड में आना है, ए ग्रेड के भी 3 ग्रेड बनाए होते हैं, बी ग्रेड के भी 3 ग्रेड बनाते हैं, 3 सी ग्रेड के भी, ये कोडिफिकेशन में मार्क्स भी होते हैं, ए ग्रेड, A1, A2, A3, उसके फिर एक उसके बाद भी कंसेंसस बनता है, यार इसको कहां रखना है, A1 में रखना है, B2 में रखना है, C में, तो वो कंसेंसस से जो मार्क्स आते हैं ना, वो एक ही मार्क्स आएंगे, बोर्ड के मार्क्स आएंगे। ये अडॉप्ट किया गया, ये नहीं है कि 200, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि किसी ने 40 दे दिए, किसी ने वो पहले होता था, अब बहुत फेयरनेस है। देखिए, जिस बच्चे ने रिटन एग्जामिनेशन में अच्छी परफॉर्मेंस की तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि पहले क्या होता था, इंटरव्यू वाइवा बोस कई बार ये जो आपका रिटन का मेरिट था उसको डिस्टर्ब करता था, अब वैसी बात नहीं। और एक और बताया, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, उन्होंने कहा था कि नॉन गेस्टेड के लिए कुछ सर्विस इंटरव्यू रखे नहीं, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो गेस्टेड सर्विस है, एक डिसीजन मेकिंग चेयर पे बैठाना है कि जज बनाना है, तो इसमें पर्सनालिटी टेस्ट जरूरी है। लेकिन ये नहीं है कि ये वाला जो इसका रिजल्ट है, जैसे आपने कहा है कि कोई 2 आंसर के पे वो नहीं होते, मार्क्स नहीं होते, इवैल्यूएट वैसा नहीं होता, ये कंसेंसस बनता है बोर्ड का, बोर्ड अकॉर्डिंगली मार्क्स देता है। प्लीज, anybody else who wants to ask any question? नहीं, मार्क्स से इसके भी होते हैं, और मैक्स जो रखे हैं 10% हैं, जहां कहीं 15% है, जो टोटल मार्क्स के हैं। 1000 होगा तो 100% या 150 होंगे। ये डिपेंड्स अपॉन कि पब्लिक सर्विस कमीशन आपका स्टेट का कैसे डिसाइड करता है। मार्क्स हैं, लेकिन मार्क्स कंसेंसस से एक जैसे मिलेंगे, मतलब वो नहीं है कि एक मेंबर ने दे दिए, मैंने जैसे एग्जांपल दी, 40 उसके पास है तो 30 दे दिए, दूसरे 10 दे दिए, वैसा नहीं, ये कंसेंसस जाएगी। तो एक मैं सभी जो लोग जहां हैं, मैं इनको सभी जज बनने जा रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए कि ये जो जज बनना है, ये भी, इसका भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। आर्टिकल जो 233 से लेके, ये चैप्टर आपका 6 है, और आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक, और स्पेसिफिक जो
सिविल जज के लिए है वो 234 है, और उसमें जब डिस्ट्रिक्ट जज के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन 233 है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। इसमें क्या है कि जज एक तो वैकेंसीज जे जो, क्योंकि इंटेक कौन है, इंटेंडिंग डिपार्टमेंट कौन है, हाई कोर्ट है। कोई भी हाई कोर्ट है वो कहां रेफर करेगा, वो पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर करेगा या लॉ डिपार्टमेंट को रेफर करेगा। लॉ डिपार्टमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर करेगा, क्योंकि इसमें और कंसल्टेशन जो लॉ कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कहता है, उसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं। एक तो जुडिशरी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट या जो भी है स्टेट है, और अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, जे आ गया जो भी गवर्नर होंगे वहां के, ठीक है, गवर्नर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो अपॉइंटमेंट समझाएगी। और तीसरा है पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन हाई कोर्ट जे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो हो जाएगी, जे जो आपके गवर्नर है पर्टिकुलर जो भी आपके स्टेट है। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? मैं बीच में बातें करता रहूंगा। देखिए एक और, आप प्लीज एनीवन, तो मैं आगे का क्वेश्चन ये बताऊंगा प्लीज। हाँ, प्रणाम प्रणाम, गॉड ब्लेस यू। किसमें? मेंस में। प्लीज बताइए कौन सी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है प्लीज। क्या ऐसे राइटिंग में? देखिए, देखो मैं एक ट्रेंड चेंज हुआ है जो मैं अभी देख रहा हूं। आप अपने पुराने पेपर्स जो हैं, जो जुडिशियल सर्विस के रिलेटेड हैं, पहले क्या होता था, एडवाइजेबल यही है जो पेपर सेट करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन वाले, जहां हम पब्लिक सर्विस कमीशन में थे, हम यही कहते थे कि यार ये ऐसे राइटिंग भी है, वो भी आप क्या करो, लीगल जो हमारी स्टडीज के रिलेटेड पूछो, ताकि बच्चे जो कंफर्टेबल फील करेंगे उनको। जैसे देखो ना, एक तो करंट अफेयर और भी काफी ऐसे हो सकते हैं। अगर लीगल स्टडीज के लिए आपको लिखना पड़ेगा तो इट वुड बी इजी। तो ऐसे में कुछ नहीं है। ऐसे आपने जो पढ़ा होगा 8th में भी आपने ऐसे लिखा, जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन में भी ऐसे लिखा, जो आपने जो मिडिल एजुकेशन में भी, हाई सेकेंडरी में भी, तो आगे भी ऐसे वो जो एक राइटिंग है उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। हाँ, एक 3 चीजें मुझे लगता है जो सिलेबस में होगी। एक ऐसे है, दूसरा प्रेसीज है, और तीसरा ट्रांसलेशन है। वो तीनों चीजें जरूरी है। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं। देखो, आपको एक जज बनोगे, ठीक है, आपने प्रैक्टिस की है, लिटिगेशन में थे, और आजकल तो 3 ईयर वाइब हो गया है, तो आपको जजमेंट राइटिंग लिखनी है। प्रेसी के लिए आपको नैरो डाउन करने हैं क्वेश्चन। जैसे सिविल जो आप लोग जो लिटिगेशन में होंगे, उनको एडवोकेट हैं, उनको इश्यूज बनाना पड़ते हैं, क्वेश्चंस फ्रेम करना पड़ते हैं। वो क्वेश्चन फ्रेम वही करेगा जो उसको क्रैक्स निकालेगा किसी प्रॉब्लम का, तो वो फिर उसका आंसर देना है। तो ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग जहां जो ये है बहुत जरूरी है। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज, जहां कोई हिंदी मीडियम है तो हिंदी का उसको नॉलेज होने चाहिए। तो ये प्रैक्टिस की बात है, कोई ज्यादा नहीं है, और लीगल स्टडी रिलेटेड होगा, तो आपको थोड़ा सा ये करना ही पड़ेगा। आप क्योंकि एक बड़ी प्रेस्टिजियस चेयर पे बैठने जा रहे हो, आपको लिखना है, और लिखना भी आपको ऐसे नहीं है हवा में। आपको पहले क्या फैक्ट्स हैं, क्या कंट्रोवर्सी है, नैरो डाउन करनी है, क्या एविडेंस आई है, जब फैसला लिखना है कोई, जब कोई इंटरम या जो इंटरलोक्यूटरी आर्डर लिखना है, कोई जजमेंट देनी है, तो इट इज, तो फिर इसलिए ऐसे वाला तो छोटी बात है। प्लीज
एनीवन एल्स? थैंक यू, थैंक यू। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भाई ये जो प्रिलिमिनरी में हो सकता है एक क्वेश्चन है एमसीक्यू मल्टीपल जो आंसर्स होते हैं, जो 4 आंसर हैं, 3 हैं, उनमें से एक आपने लिखना है करेक्ट और एक जैसे ही होते हैं। वो वही लिख सकता है जिसने जो कोई भी प्रोविजन है बेयर एक्ट के साथ, मैं ये बताऊं, इनग्रेडिएंट्स पढ़े हैं पर्टिकुलर सेक्शन के और साथ में केस लॉ पढ़ा है, क्योंकि कई बार ये प्रिलिमिनरी का और आगे आप आ जाओ, आप देखो जो लाइव लॉ पे है जे आपको एमसीक्यू वहां पे मिल जाएगा, एमसीक्यू वहां पे भी मिल जाएगा, वहां पे भी वो पहले क्या करते हैं, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन है, पहले वो प्रोविजन रेफर करते हैं किसी सेक्शन के, जैसे थेफ्ट है, मर्डर है, फिर आपको सिचुएशन डालेंगे, प्रॉब्लम डालेंगे, और जहां तो सुप्रीम कोर्ट में जहां किसी लॉ कोर्ट में तो वो तो कोई कंट्रोवर्सी आई होती है, चाहे वो सिविल साइड से है, जहां कोई क्रिमिनल साइड से है, वो वैसा ही डालते हैं। और फिर देखिए है क्या, फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ कैसे करना है, ये तो एक आपको जो जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है कानूनी व चर्चा का, तो हम रोज एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डिस्कस करते हैं, सिविल साइड, क्रिमिनल साइड या कॉन्स्टिट्यूशन साइड और दूसरी जो भी रिलेटेड प्रॉपर्टी जब, और उसके साथ ही मैं क्या करता हूं, पहले सेक्शन बेयर एक्ट का पर्टिकुलर प्रोविजन बनता हूं, फिर उसको सपोर्ट से, किस सपोर्ट से, जो जजमेंट रिसेंट आई, ताकि जो सुन रहा है, जो इस पे है, ऐसा ही आपके मेन एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आते हैं, वहां प्रॉब्लम डाली जाती है और उसका आंसर दिया जाता है। और एक और आपने क्वेश्चन देखे होंगे जो मेंस में आते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे है, संविधान के रिलेटेड के क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे आपको बताइए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कौन सी जजमेंट है जो बेसिक स्ट्रक्चर के जे रिलेटेड है, और गोल्डन प्रिंसिपल जो फंडामेंटल राइट्स का है, गोल्डन जो ट्रायंगल है, ये कौन सी जो आर्टिकल बनाते हैं, कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको हम गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। उसमें आपको आइडिया होगा कि गोल्डन ट्रायंगल कैसे बनती है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14 है, क्योंकि वो इक्वालिटी के बारे में बात करता है, और आपके पास 19 है जो फ्रीडम के रिलेशन बात करता है। तो तीसरा है आर्टिकल जो पर्सनल 21 है, जो पर्सनल लिबर्टी के रिलेटेड करता है, लाइफ के रिलेटेड करता है। ये गोल्ड इस किस्म के क्वेश्चन है। जैसे आपके पास रेस जुडिकेटा है, तो एस्टॉपल है, तो इसमें डिफरेंस बताइए। और बहुत किस्म की जो लीगल प्रिपोजिशन इवॉल्व हुई है, तो लॉ कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जब को फैसला देती हैं, उसके रिलेटेड आते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन है, इस पे लिखो ये, और इसके साथ जजमेंट भी दो। कोई प्रॉब्लम दे देंगे भाई इस पे आप, और कई पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम लेते हैं, उसमें वो आपको कहते हैं, जैसे ऐसे राइटिंग की बात हुई ना, उन्होंने कहा ये फैक्ट्स हैं तो आप इस पे जजमेंट दो, तो लॉ की एप्लीकेबिलिटी भी आपने करनी है, तो एविडेंस भी आपने देनी है दोनों साइड से, ये एक, और फिर जजमेंट भी लिखनी है। ये तब लिखेगा जब किसी को एक सब्जेक्टिव नॉलेज होगी और फिर ऑब्जेक्टिव उसमें नॉलेज होगी, उसको डेवलप करेगा, एप्लीकेबिलिटी करेगा पर्टिकुलर प्रोविजन की, फिर वो जजमेंट लिख सकता है। तो फिर अभी आप बताइए, कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है? लेट देयर बी एनीवन ने, तो मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है एज ए जज, और 5 साल से यही काम कर रहा हूं। पीछे हमने कई जज बनाए हैं,
के और दोनों साइड से करते हैं, आईएएस और केएस वालों को भी करते हैं, जो पीएफ जो स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए भी करते हैं। प्लीज किरण, प्लीज पूछिए। प्लीज 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 प्लीज, जो कोई भी नाम है तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस, प्लीज पूछिए। देखिए, मैंने बात की आपको वहां पे, देखिए इट डिपेंड्स अपॉन कि पब्लिक सर्विस कमीशन का पुराना क्या उनका क्वेश्चन वो पूछते हैं आपको। अगर आपने राजस्थान में एग्जाम देना है तो वहां के जो पैटर्न होगा वो सेपरेट होगा। कई इंग्लिश को प्रेफरेंस देते हैं, कई जनरल नॉलेज को देते हैं, करंट अफेयर्स को देते हैं, हिस्ट्री को प्रेफरेंस देते हैं, दो साइंस और आर्ट्स के क्वेश्चंस को कहते हैं। तो जो ये वाला जनरल स्टडीज के मुताबिक है ना, जीएस का जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे या प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन होंगे, वो आपको एक जनरल नॉलेज, एक जनरल स्टडीज होने चाहिए, और तभी आप आंसर दे सकते हो। उसके लिए देखो, आपको हिस्ट्री में जाना है, जो इवेंट्स हैं, और कोशिश यही होनी चाहिए इंडियन हिस्ट्री का, जो आपका आप ये डायनेस्टीज हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिवल है, जी इसके बारे में थोड़ा, मॉडर्न के बारे में कब शुरू हुई, और जो डायनेस्टीज हैं मुगल रूल में आए, आगे क्या है ये थोड़ा। फिर दूसरा आपका है इस पे करंट अफेयर्स, वर्ल्ड में क्या है इस वक्त, क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में। और आपने कुछ क्वेश्चन जो आपने साइंस और आर्ट का है, ये डिफरेंट किस्म के होते हैं, इसको आपने एनी मोर और कुछ पूछना है? आवाज बंद हुई आपकी, प्लीज बताया प्लीज। और देखिए, कुछ लोगों को मैंने देखा, और कुछ जो जुडिशियल अकेडमीज हैं जहां जो तैयारी करवाती हैं, गाइडेंस करते हैं, वो कहते हैं बेयर एक्ट से पढ़ो। बेयर एक्ट सफिशिएंट नहीं है पढ़ने का, और मैंने देखा बच्चों को बेयर एक्ट तक ही कन्फर्म। देखिए, बेयर एक्ट इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, ये लीगल लैंग्वेज जो होती है, और इसमें कामा, जो फुल स्टॉप और जो सेमीकोलन, इससे काफी चेंजेस आ जाते हैं। हाँ, इससे यही है, जो टेक्स्ट बुक है और केस लॉ है, कोई भी प्रोविजन आपको पढ़ना है वो बहुत जरूरी बन जाएगा। और कंपलसरी पेपर और जो आपके ऑप्शनल पेपर है, और एक और है कि आपने अगर, और आपको कंटिन्यूटी में रहना है पढ़ना। अगर आप स्टूडेंट लेवल पे 5 इयर्स का कोर्स है, 3 इयर्स का कोर्स पे, उस वक्त आपने माइंड बनाया हुआ है, तो आपने उस वक्त ही थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल जो है, और अच्छा रहता है आप डिस्कस करो, अपने टीचर्स को से साथ बात करो। जो भी कोई, अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कैसे होगा, और लॉ की एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ, प्रैक्टिकल एप्लीक आपको हो सकता है, जो जजमेंट्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ और दूसरे स्टैट्यूटरी प्रोविजन उसके रिलेटेड होती है, जो नीचे कोर्ट से ऊपर गए होते हैं, तो उसमें यू विल फाइंड, और उसमें काफी जो एक्सप्लेन किया जाता है, और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी होती है किसी भी सब्जेक्टिव लॉ की। तो एनीवन वांट्स, और एक आपको अच्छा चांस बनाया, और एक मौका मिला है, जिस एक जनरल गाइडेंस है। बाकी हिस्ट्री आईएएस के आगे क्या प्लानिंग है, तो हम आगे क्या, आप पूछे थोड़ा।
देखिए, देखिए आपको होता क्या है, हाँ कई जो हाई कोर्ट्स हैं, मैं दो बातें कहूंगा। एक तो आ गई ट्रेनिंग जो जुडिशियल एकेडमी में होगी, ठीक है, जहां आपको डिफरेंट जगहों पे, पुलिस स्टेशन पे जाना है, जहां कहीं रेवेन्यू के ऑफिस में आपने सीखना है, डिफरेंट है जो भी आपके जो लीगल स्टडीज के रिलेटेड जो आपके पास डिपार्टमेंट है, तो एक वो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। दूसरा जो प्रोबेशनरी पीरियड है, देखिए जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, आपको सीधा बिठा दिया जाता है कहां पे, कोर्ट पे, चेयर पे। और चेयर जो इतनी इंपॉर्टेंस है, आपने लोगों के राइट डिटरमिन करने। कौन से राइट है? किसी की लाइफ है, किसी की प्रॉपर्टी है, किसी को आप अगर कोई क्राइम का मुकदमा आ जाता है, जैसे भारतीय न्यायिक संहिता में कोई थेफ्ट का है, कोई अगर आप स्टार्ट में सिविल जज हो तो आपको कन्फर करेगी पावर भी, मैजिस्ट्रियल पावर फर्स्ट क्लास की। तो जब एज ए जुडिशियल ऑफिसर आप कोई मैटर सुन रहे हो भारतीय न्यायिक संहिता क्राइम के रिलेटेड, आपको प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। क्या इसका प्रोसीजर है, कैसे एविडेंस लेनी है, क्या और स्टेजेस हैं जो ट्रायल की हैं, और फिर आपको जे भी फैसला कैसे देना है, एविडेंस भी होनी है, और आपने रेगुलेट करनी है एक कोर्ट को, इंटर्म ऑर्डर भी पास करने, फाइनल ऑर्डर भी पास करने। तो ये आप नहीं कह सकते जनाब मैं प्रोबेशनरी था, क्योंकि आप चेयर पे बैठ के जो इंसाफ एक टाइम पे राजा करता था, वो अब एक जज करता है, चाहे वो किसी के हक हैं, हकूक हैं, सिविल हैं या क्रिमिनल है, फौजदारी मुकदमा है या दीवानी है। तो जज जो है, इसलिए उन्होंने 3 इयर्स प्रैक्टिस रिवाइव की। यार बेसिक नॉलेज उस जज साहब को होने चाहिए, जो चाहे वो सिविल जज जूनियर डिवीजन है। तो और आप पूछे इसमें, और जज को ये एक तो बाकी बातें तो अलग होना चाहिए ना, ऑनेस्टी होना चाहिए, जो दूसरा होना चाहिए न्यूट्रल होना चाहिए, जो एथिक्स की बातें हैं, जुडिशियल डिसिप्लिन की बातें हैं, पहले सबसे पहले उसको कोर्ट मैनेजमेंट की बात आनी चाहिए। तो एनी मोर क्वेश्चन जो आपके पास आता होगा पूछिए प्लीज। देखिए मैंने पहले बताया कि आपको स्टार्ट में ही, जो बिगिनिंग से ही, एक तो आपका माइंड होना चाहिए, और फिर उसकी कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी में पढ़ना पड़ेगा। मुझे लगता है एक तो आपको जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, लॉ कॉलेज में, लॉ यूनिवर्सिटी में, एक आपको जो सब्जेक्टिव स्टडी है उसको ऑब्जेक्टिव स्टडी में आपको डिस्कशन करने पड़ेगी, आपको केस लॉ पढ़ना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा एक। और फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम आपको 1-2 घंटा जो यूट्यूब पे, ये नहीं कहता मैं टेक्स्ट बुक भी पढ़ो, लाइव लॉ जो जजेस की जजमेंट्स आती हैं, हाईएवर सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस देते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको, और उसको एक रखना अपने टीचर के साथ। और कोशिश हो अगर वो थोड़ा आगे, जो उसका सेकंड ईयर अगर 5 इयर्स का है, और सेकंड ईयर 3rd ईयर में उसको थोड़ा सा चैम्बर प्रैक्टिस, चैम्बर भी ज्वाइन करना चाहिए, और कोर्ट्स में भी जाना चाहिए, और जो खासकर, और उसमें
जो क्राइम रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो सोशल मीडिया पे है, चाहे उसमें भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। चाहे आपको प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, क्या क्राइम है, क्या है, इसका क्या हुआ, क्या नहीं है, वो इसमें भी। फिर उसको जो आपने कहा ना कि जज बनने के लिए उसको क्या है, वो सबसे बड़ी बात है सब्जेक्टिव स्टडी। और जो अगर 3 ईयर से कोर्स है तो जो लास्ट वाला साल है ना उसको, और पढ़ना कैसे है, स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना है। अगर आपने कोई एक प्रोविजन पढ़ा, बेयर एक्ट पढ़ा, वो स्टार्ट से लेकर पूरी सेक्शन पढ़नी, पूरे चैप्टर है, हेडिंग होता है, टाइटल होता है, चाहे वो सिविल साइड है, चाहे स्टैट्यूटरी लॉ, कोई भी लॉ है, एक्ट है, उसको पढ़ना पड़े, जो भी आपके सिलेबस में वो आपने कंपल्सरी और ऑप्शनल छोड़ने। और कंसिस्टेंसी, सिंसियरिटी जब तक नहीं होगी तो आप डे ड्रीमिंग कर लो जितना मर्जी। और आज क्या करते हैं लोग, पहले क्या करते हैं, 4 महीने आपने दे दिया जो आपका सिविल सर्विस का है, 4 महीने फिर आपने कहा चलो जी हम जो दूसरा सोच लेते हैं, जुडिशरी का सोच देते हैं, और फिर ब्रेक देते हैं, कंसिस्टेंसी रहती नहीं। और एक मैं और बात बता दूं सबसे, जो सभी को बहुत समझनी चाहिए कि भाई आप अनप्रिपेयर्ड कभी एग्जाम नहीं देना, अनप्रिपेयर्ड कभी एग्जाम नहीं देना। होता क्या है, एक तो हिस्ट्री में लिखे जाओगे कि भाई ये जो स्टेट जुडिशरी का पेपर था, पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो सिविल जज बनने का या डिस्ट्रिक्ट जज बनने का, अगर कभी एलिवेशन आपकी ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए हुई कि ये मुनसिफ में फेल हुआ है कभी, क्योंकि जो एलिवेट होना है हाई कोर्ट के लिए किसी वकील को, उसमें कोई एग्जाम नहीं है, वो आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो आपको हाई कोर्ट जज बना। तो कोशिश करो, ठीक है, ऐसा नहीं है सभी पास नहीं होते, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आपने अधूरे माइंड से विदाउट प्रिपरेशन एग्जाम में बैठना, वो एक सुसाइडल होगा आने वाला वक्त, क्योंकि रिकॉर्ड बोलता है आपका रिकॉर्ड वहीं पे रहेगा। प्लीज ये बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा आपने। मैं आपको ये बताऊं इसका आइडिया जो आपने क्वेश्चन एप्रिशिएबल होता क्या है, और ऐसा हुआ भी है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस सुनाता हूं। और जो पिछला क्या हुआ, 3 ईयर प्रैक्टिस बंद थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो एकेडमिक साइड से बच्चे पढ़ के आए वो क्वालिफाई करके, जो लिटिगेशन में थे 10 साल की जिनको एक्सपीरियंस था वो रह गए। तो बात क्या हुई, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो लोग लिटिगेशन में चले जाते हैं, पैसा उनको वहां मिल जाता है, एकेडमिक वो बंद कर देते हैं, और स्पेसिफिक जितनी वो प्रैक्टिस उनकी होती है स्टार्ट में, वो वही पढ़ेंगे जो उनको पर्टिकुलर केस आया है, उसी के रिलेटेड पढ़ेंगे। अगर कोई सिविल में प्रैक्टिस करता है, आजकल तो स्पेशलाइजेशन है, वो सिविल को ही टच करेगा। अगर कोई क्रिमिनल टच करता है प्रैक्टिस, तो वो क्रिमिनल में ही स्टडी करेगा। लेबर लॉ है और बहुत से डिफरेंट जो स्टैट्यू है लेकिन एग्जाम आपको सभी को देना है। और कई तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, एग्जाम में तो एकेडमिक में तो सारा आएगा। तो ये है, मैं ये एडवाइस करता हूं अभी जो भी हमारे एकेडमिक साइड से लोग हैं, जब बच्चे लॉ कोर्स में जाते हैं, लिटिगेशन में जाते हैं, तो उस वक्त एकेडमिक स्टडी उन्होंने की होती है, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे लोग मिले, वहां जाके भूल जाते हैं। और जो आपने कहा ना 8-10 के साल के बाद उनको जो बेयर एक्ट्स हैं, दूसरा तीसरा, और शौक भी कम हो जाता है। लेकिन मैं ये बात बता दूं, जिसकी रेगुलर प्रैक्टिस है
जो एक डिस्ट्रिक्ट जो जुडिशरी में जो लॉयर है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी रिलेटेड, हाई कोर्ट में भी उसका काम है, वो बंदा क्या करता है, उसको और उसके पास डिफरेंट किस्म के केस आते हैं, सिविल भी हैं, क्रिमिनल भी हैं, और मोस्ट जो हमारा सिलेबस है ये ज्यादा सिविल केसेस या क्रिमिनल जो लॉ है उसका रिलेटेड है। वो फिर अच्छा साबित होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, हमने अच्छी प्रैक्टिस की और अच्छी वही हमारे काम आई, क्योंकि हम एकेडमिक स्टडी भी साथ साथ करते थे। जब हम प्रैक्टिस भी करते थे, एकेडमिक स्टडी हमने छोड़ी नहीं। और उसका फायदा क्या हुआ, क्योंकि आपको लिखना है, जैसे वो भाई साहब कह रहे थे मुझे प्रॉब्लम आती है ऐसे राइटिंग में, क्योंकि राइटिंग आपने छोड़ दी, लिखना पढ़ना छोड़ दिया, तो आप डिपेंडेंस हो गए एआई पे, या आपके अपने जो कंप्यूटर बॉय है आपने खुद करना, ना पढ़ना छोड़ दिया, ना आपने लिखना छोड़ दिया, तो हुआ क्या, एकेडमी में नहीं तो कोर्ट में बहुत से कम वकील हैं जो अच्छे दोनों साइड पे प्रैक्टिस होती है और कंटिन्यूटी में है, और एकेडमिक स्टडी उनको उन जो केस हैं उनमें करना पड़ती है, तो बहुत अच्छे वो जज साबित होते हैं। जो अच्छा वकील है, जो आपने कहा ना स्टार्ट में, तो बेचारे को अगर सिर्फ एकेडमिक स्टडी होगी तो जो जजमेंट है, जो क्योंकि प्रोसीजर है, जब आपको जज बनना है तो उस वक्त ट्रायल भी करना है, तो वो सारा उस वक्त फंस जाता है और फिर डिपेंडेंट हो जाता है जो जज वहां पे बैठ जाता है। और जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं सभी लोगों को, और जो लोग स्टार्ट में ही 5 साल से ज्यादा एक जो भी लॉ ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से निकलता है, लॉ कॉलेज से निकलता है, एनएल से कहीं से भी निकलता है, 5 साल में उसमें रखना है गोल कि मैंने जज बनना ही बनना है मैक्सिमम। अब मैं तो यह कहूंगा कि 3 इयर्स प्रैक्टिस में ही जज बनना है, या प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर बनना है, या कहीं भी जो आपको लीगल जुडिशियल सर्विस में जाना है, या लीगल सर्विस में जाना, या कहीं सिविल सर्विस में जाएंगे। हम ये एक्सपीरियंस है मेरा कि 5 साल के बाद इंटरेस्ट जो है कम हो जाता है, किसमें, एकेडमिक। पैसा आता है, काम भी होता है वकील के पास। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जो ये एग्जाम है आपका सिविल जज का जूनियर डिवीजन, इसके अच्छे लोग प्रिपरेशन करते हैं, इसके लिए तैयारी भी अच्छी है। और आज जो डिस्ट्रिक्ट जज का पेपर है वो 7 ईयर प्रैक्टिस है और कंटिन्यूटी में है, और वो फिर क्या करते हैं जो बच्चे हैं उस दो, फिर वो लिखना पढ़ना जैसे में उनको बहुत मुश्किल है। और डिस्ट्रिक्ट जज का जो एग्जाम है बहुत कम लोग उसको क्वालिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं, और जो हमें बहुत कम और कम स्कोर आता है। और जो हमारे हाई कोर्ट की जो पास परसेंटेज इसमें स्कोर लेना बहुत हाई रखा है, 60% के हाई इर्द गिर्द है, और पर्सनालिटी टेस्ट भी है। तो मैं ये एडवाइस करूंगा, आज बातचीत है हमारी, कि अगर तो टाइम फ्रेम है विद इन 3 ईयर जो प्रैक्टिस का है, इसके दौरान, और 4th ईयर में आप जज बन जाओ, तो 3 ईयर अभी नेसेसिटी है तो प्रैक्टिस की। 4th और 5 ईयर तक बनना चाहिए जो भी सिविल जज, तो 10 ईयर तक है अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जज के लिए एग्जाम दे रहा है, जहां किसी भी सर्विस में जाना चाहता है, जो आपके पास बहुत सी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, डिफरेंट टाइम्स है, जो डिफरेंट जो हमारे जैसे एनआईए के साथ है, सीबीआई के साथ है, जहां डिफरेंट जो भी हैं, तो 5 और 10 के आगे नहीं जा सकता आदमी डिस्ट्रिक्ट जज के लिए। पर 10 ईयर्स प्रैक्टिस के अंदर अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहिए, 10 साल। तो जुडिशियल सर्विस
5 ईयर के प्रैक्टिस के अंदर अंदर बनना चाहिए। कोशिश यही रहनी चाहिए कि आफ्टर कंप्लीटिंग 3 इयर्स वन शुड बी ए जज, और 7 ईयर के बाद और 10 ईयर तक डिस्ट्रिक्ट जज बनना है, जो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज की रिक्रूटमेंट होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। तो और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। मैं तभी लोगों को कहता हूं कि भाई आपने लॉ स्टडी कर ली, आगे परफॉर्मेंस की बात है जो कोर्ट में लिटिगेशन में है। तो अगर आप जज भी बन गए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन गए, रीडर बन गए, कोई भी लॉ की आपने जॉब ले ली, तो फिर परफॉर्मेंस भी आएगी। ऐसे तो ना बिठाए रखेगा, कहीं इन्वेस्टिगेशन है, कहीं इंक्वायरी है, कोई भी काम है, तो वहां पे परफॉर्मेंस मैटर्स। तो एक्सेल करोगे, दूसरों से अलग करोगे, तो तब ही आपकी इंपॉर्टेंस बनेगा, लिटिगेशन में भी आप कामयाब होंगे। तो और कोई हिस्ट्री आईएएस क्या चाहता है आगे? एनीथिंग मोर, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी साइड, फ्रॉम फैकल्टी, फ्रॉम स्टूडेंट्स? हाँ, एक मैं बात बता दूं आपको, देखिए, एक इसका आंसर क्या है, बड़ा सिंपल है। जिसको बेयर एक्ट किसी थोड़ी सी लीगल इंटरप्रिटेशन आती है, एक कोई चीज नहीं बदली। लॉर्ड मैकुले ने जो आईपीएस लिखी है, आईपीसी लिखी है, इंडियन पिनल कोड, कुछ नहीं बदला है। अगर आप थेफ्ट की डेफिनेशन, मर्डर की डेफिनेशन, किसी मिसचीफ की डेफिनेशन, कोई भी डेफिनेशन है, नथिंग हैज बीन, सिर्फ कंपाइलेशन की है, कंपाइल किया गया है। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिर्फ इसको कुछ ऐड नहीं किया है, सिर्फ एक कंपाइल किया दोबारा, और एडिशन और कुछ ऐड नहीं, कुछ सब्सट्रैक्शन नहीं, और सब्सट्रैक्शन हो ही नहीं सकती। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, तो साक्ष्य, इसका कोई मुकाबला नहीं है। आप देखिए, कभी भी इंडियन पिनल कोड को आपको अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को कभी इंडियन एविडेंस को किया ही नहीं ना, अभी भी रेलेवेंट है, अभी भी वाइब्रेंट है। वो वही चीजें रिप्रोड्यूस की है। हाँ, कुछ जो नई चीजें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक जज को, एक वो जुडिशियल एस्पिरेंट है, लीगल सर्विस के एस्पिरेंट है, इन तीनों का आने का। हाँ, रीअरेंजमेंट हुआ है, सेक्शन जो एक टाइम पे 302 थी मर्डर की, अब उसकी जो चेंज हुई है वो 102 है, 101 है, बाकी बीएनएस की ऐसा हुआ है। वो देखिए, हमने क्या किया जम्मू कश्मीर वालों ने 2019 5 अगस्त या 31 अक्टूबर, हमारे यहां पे क्या था, रणवीर पिनल कोड, और सारा अपना स्टैट्यूटरी लॉ था। आपको जो याद होगा, हम वो पढ़ते थे, वो एप्लीकेबल करते थे एज ए जज, जो एडवोकेट थे, जो सिलेबस था जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का, रणवीर पिनल कोड, सारे जो लॉ थे, स्टैट्यूटरी लॉ जो भी जम्मू कश्मीर में अपने थे, वो स्टडी। फिर इंडियन पिनल कोड हो गया, आ गया जहां 3 क्रिमिनल, फिर हमें भारतीय जो लॉ थे, इंडियन लॉ थे, उनको हमने फॉलो किया। लॉ तो वही है, सिर्फ रेप्लिका है। तो जो आदमी, जिसका माइंडसेट जो क्रिटिकल है, लीगल है, उसको कोई फर्क नहीं। हमें आप अगर आप कहोगे, मुझे कहोगे कॉन्स्टिट्यूशन आप जो यूएस पढ़ो, जहां कहीं का भी लॉ पढ़ो, वो एक जैसा लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जो लॉ का है ना, वो क्लियर होना चाहिए। चाहे वो क्राइम का है, क्रिमिनल है, सिविल है, जहां कोई कॉन्स्टिट्यूशन का है, संविधान का है, वो आपको वही है। चाहे आपके जो यूएन ने चार्टर बनाया है, जो जनरल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स की, वो एक जैसे हैं, वो ही कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलेगा।
तो इसलिए कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। एनी मोर क्वेश्चन? मैंने मैं तो जब भी, थैंक यू, मेहरबानी। देखिए, मैं तो एक सर्विस दे रहा हूं, मैं पब्लिक लाइफ में भी हूं रिटायरमेंट के बाद, और मैं एक चाहता हूं कि जो मैंने स्टार्ट में किया लीगल एजुकेशन ये कंपलसरी हो। संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे लॉज क्या है, जैसे मैंने कहा इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। और दूसरा जो है हमारे जो सिविल सर्विस के लिए भी लगाएं, और जो हमारा इंडिया है, हिंदुस्तान है, एक गुलदस्ता है, डाइवर्सिटी है, जहां पे हर लोगों को मौका मिले। जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, अच्छे सिविल जजेस बने, अच्छे सिविल सर्विसेज जो सिविल सर्विस से रिलेटेड ऑफिसर हैं बने, ताकि हम एक रहें। और तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं एक आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे पास काफी डिमांड है कि जम्मू कश्मीर में अभी हमारा जो एग्जाम हो रहा है, काफी लोग जुड़े हैं इस मीट में भी, इस मीट में काफी लोग जुड़े हैं इस मीट में, और काफी इसका जो, और मैं खुद भी इसको सर्कुलेट करूंगा। जो भी आपका जो आज का प्रोग्राम है, तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे लड़के कश्मीर के, जम्मू के, चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, और जहां पे लीगल स्टडीज जो आप गाइडेंस है जो आप लोगों की, जैसे आपका नाम है हिस्ट्री एकेडमी जो आईएएस है, आप तो काफी आपका लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मैंने सुना है। जहां एक्सपीरियंस करो, आज की जो मीट थी, ये मुझे लगा लाखों तक जाएंगे आपके जो व्यूअर्स होंगे आगे, और ये रिकॉर्डर रहेगा, ये कोई भी देख सकता है। तो धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू फॉर, बिल्कुल। मैं पूरा, बिल्कुल देंगे। आईएएस का भी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम हो, वेलकम। अगर आप लोग अगर आप लोग जम्मू कश्मीर में आए, कश्मीर में भी हमारा काफी जो लोग हैं मेरे चैनल से भी जुड़े हैं, अदरवाइज हमारे लोग साथ लोग भी उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का दे रहे हैं, वो भी थोड़े अवेलेबल हो जाएंगे। और नया बैच आईएएस और जो सिविल और जुडिशियल सर्विस आप शुरू कर दो जम्मू में, इंफ्रास्ट्रक्चर मैं दूंगा, और भी जो भी चीज आपको जरूरत होगी वी विल प्रोवाइड यू, ताकि आप लोग हिस्ट्री आईएएस और बढ़े, जो वादियों में भी आए। और तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक